हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 का जो जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर के लिए है। इसमें आप लोगों को जो इसका पहला भाग है, इसमें 4 प्रश्न है, इनके आंसर शेयर कर रही हूँ मैं। इसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं 500 शब्दों में। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है? यानी सामाजिक रूपांतरण के बारे में थोड़ा सा लिखना है और सामाजिक समस्याएं उससे किस प्रकार से होती है उसके बारे में आपको बताना है। सामाजिक रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन होना। रूपांतरण की प्रक्रिया में समाज परंपरागत समाज से आधुनिक समाज संरचना की ओर अग्रसर होता है। यानी जो हमारा परंपरागत समाज है वो आधुनिक समाज की ओर बढ़ जाता है। विद्वानों ने भी उल्लेख किया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार, औद्योगिक विकास और भौतिक संचार नेटवर्क इत्यादि के फलस्वरूप मानव समाज ज्यादा से ज्यादा सार्वभौमिक हो रहे हैं। इसके मध्य संक्रमण की अवस्था होती है जिसमें अनेकों समस्याएं पाई जाती हैं। और जो रूपांतरण है उसके कारण जो होने वाली सामाजिक समस्याएं हैं या कैसे रूपांतरण सामाजिक समस्याओं को प्रभावित करता है वो देखेंगे। परंपरागत और आधुनिक समाज जो है वो किस तरह से समस्याएं पैदा करता है। कृषि, ग्राम, लघु स्तरीय अविकसित प्रौद्योगिकी, प्रथाएं और सरल सामाजिक संरचना परंपरागत समाजों की प्रमुख विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि परंपरागत समाजों में सामाजिक संबंधों में और समस्याओं में तालमेल होता है। संस्थाओं, स्वीकृत प्रतिमानों तथा व्यवहार के प्रति रूपों के मध्य भी अनुरूपता पाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि प्रथाओं, जनशक्तियों तथा लोकाचारों के कार्य करती है। परंपरागत समाजों में प्रत्याशाएं और उपलब्धियां घनिष्ठ सहसंबंध की ओर बढ़ती हैं। आधुनिक समाज की जो मुख्य विशेषताएं जैसे उद्योग, नगर, भारी प्रौद्योगिकी, विधि का शासन, लोकतंत्र और जटिल सामाजिक संरचनाएं होती हैं। परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर रूपांतरण के कारण नए जो सामाजिक संबंध और नई सामाजिक भूमिका है उसकी शुरुआत होती है। नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं उनके पूर्ववर्ती व्यवहार को अप्रभावी बना देती है। इसके तनाव और कुंठाओं में फिर ये परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कुंठाओं में इनकी परिणति हो जाती है। परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यवहार के नए प्रतिरूप भी उत्पन्न होते हैं। पुरानी स्थापित व्यवस्था परिवर्तित होती है तथा वहां पर भ्रांति होती है। बहुत से जो सांस्कृतिक पद हैं उनका परिवर्तन, जैसे कि प्रौद्योगिकी की स्वीकृति, उसका आशय होता है कि जीवन में वैज्ञानिक अभिवृद्धि, कार्य के स्थान पर समय का पालन, सामाजिक संस्थाओं के नवीन स्वरूपों जैसे कि ट्रेड यूनियन की स्वीकृति से है जो कि परंपरागत मूल्यों से अलग होते हैं। रूपांतरण की अवस्था में लोगों को नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि पुरानी परिस्थितियों को पूरी तरह के वो छोड़ नहीं पाते और नई से पूरी तरह वो नई जो परिस्थिति तो उससे अपना संबंध नहीं बना पाते, इसलिए कि ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। रूपांतरण के पूर्व और उसके पश्चात क्या समस्याएं होती हैं? जब कभी भी क्रमिक अथवा क्रांतिकारी रूपांतरण होता है तब समाज में कुछ निश्चित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि हम समाज के 2 सोपान यानी 2 भाग लेते हैं कि रूपांतरण के पहले का, रूपांतरण के बाद का, उसको देखेंगे। पूर्व रूपांतरण की अवस्था में लोग क्या करते हैं? अपने जीवन शैली, सामाजिक संबंधों, प्रतिमानों, मूल्यों, उत्पादक व्यवस्था और उपभोग के तरीकों को विकसित कर लेते हैं। रूपांतरण के जरिए लोगों से यह आशा की जाती है कि वे नई आवश्यकताओं से स्वतः ही समायोजित हो जाएंगे। और जो संक्रमणकालीन स्थिति होती है, यानी कि बीच के पहले की और बाद के बीच की जो स्थिति होती है उसमें लोग अपनी पुरानी आदतों को बदलने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। इस बात की व्याख्या भारतीय समाज के उदाहरण से ली जा सकती है कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता संघर्ष के रास्ते से कभी क्रांतिकारी तरीकों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए तथा व्यापक रूप से उपनिवेशवाद के विरुद्ध शांतिपूर्ण किंतु दृढ़ प्रतिरोध के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत एक प्राचीन सभ्यता होने के नाते कुछ परंपरागत संस्थाओं जैसे जाति, संयुक्त परिवार और अस्पृश्यता से भी युक्त है। भारतीय समाज परंपरागत सामाजिक संरचना से आधुनिक सामाजिक संरचना की ओर बढ़ रहा है
और जो वर्षों पुरानी परंपरागत संस्थाएं हैं उससे अलग हटकर अब कुछ नई संरचनाएं, संवैधानिक प्रावधान जैसे कि आधुनिक राज्य, संसदीय लोकतंत्र और समाज के नियोजित विकास हेतु बनाए संगठनों पर आधारित है। स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा भारत में सामाजिक रूपांतरण और नियोजित विकास, अस्पृश्यता उन्मूलन और न्याय उचित तथा समानता के ऊपर आधारित समाज की रचना के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के होते हुए भी आज भी भारत के कई भागों में अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में व्यवहार्यरत है, यानी कि अभी भी अस्पृश्यता की जाती है। श्रृंखलाबद्धता के उदाहरण, सामाजिक रूपांतरण से कुछ समस्याएं सीधी सीधी भी जुड़ी होती हैं। जैसे कुछ तो समस्याएं होती है जो सामने दिखाई दे रही है कि भाई क्या समस्या, रूपांतरण से पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी और बाद में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बीच में क्या समस्याएं होती हैं। और इसके श्रृंखलाबद्धता के उदाहरण के अंदर आया कि जो और समस्याएं होती है जो उससे सीधे रूप से जुड़ी होती है वो कौन कौन सी हैं। आधुनिक समाज में त्वरित आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाएं अपना स्थान लेने को बाध्य हैं। वे आधुनिकीकरण की सूचक हैं, लेकिन राज्य ही ये क्षेत्रीय असंतुलन, प्रदूषण, पारिस्थितिकीय अपकर्ष, गंदी बस्तियों से जुड़ी हिंसा, अपराध और दुराचार से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न करती है। माना जाता है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। यह वैधानिक और राजनीतिक समानता में भी विश्वास करता है। यह भी माना जाता है कि इससे मानव की जो गरिमा है उसमें वृद्धि होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव, जो कि लोकतंत्र का एक आवश्यक अंग है, भारत में चुनाव से क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। संपन्नता और अवकाश आधुनिक समाज के सूचक है, साथ ही वे अत्यधिक औद्योगिकी समाज और भारतीय समाज के जो धनी वर्ग हो, धनाढ्य वर्ग हैं, उसमें एकाकीपन, मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसनों की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। निस्बेट का मानना है कि सामाजिक समस्याएं व्यवहार का एक ऐसा प्रतिरूप है जो समाज के बड़े वर्ग के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के विरुद्ध माना जाता है। मर्टन का विचार है कि जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वे स्वीकृत सामाजिक आदर्शों के विचलन है, वे दुष्प्रक्रियात्मक होती हैं। दूसरी ओर स्पेक्टर और किट्स सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह समूहों की क्रियाकला है जो संगठनों, संस्थाओं और अभिकरणों की उन दशाओं का विरोध करते हैं जिन्हें वे शिकायत के योग्य मानते हैं। इन परिभाषाओं से दो स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रकट होते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, स्वीकृत प्रतिमानों का अतिक्रमण और स्वीकृत सामाजिक आदर्शों से विचलन है। वे एक प्रकार से कुछ शिकायतों के प्रति प्रतिरोध के समान होते हैं। तो ये सामाजिक रूपांतरण और सामाजिक समस्याएं थी। दूसरा प्रश्न है कि प्रवास या जो पलायन की अवधारणा है उसको परिभाषित कीजिए और भारतीय समाज में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। जो प्रवास, प्रवसन, पलायन ये है, ये आप चैप्टर में ढूंढेंगे तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रवास पलायन जो है वो आपका देशांतरण वाला जो चैप्टर है उसी में इसका आंसर है। देशांतरण का मतलब भी प्रवास या पलायन इमिग्रेशन होता है। प्रवास या पलायन अथवा देशांतरण की परिभाषा मुख्य रूप से लोगों के सामान्य निवास स्थान के भौगोलिक परिवर्तन के रूप में की जाती है, यानी कि लोग जहाँ रहते हैं वहां से वो दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं किसी भी कारणवश, या वहां रहने लग जाते हैं दूसरी जगह, उसे देशांतरण, प्रवसन या पलायन कहते हैं। सामान्य भाषा में देशांतरण या पलायन शब्द लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं। जनसांख्यिकीय शब्दकोश के अनुसार देशांतरण भौतिक गत्यात्मकता या एक भौगोलिक इकाई से दूसरे के मध्य स्थानिक गत्यात्मकता है। सामान्यतः इसमें उत्पत्ति या जन्म स्थान से आवास परिवर्तित होकर गंतव्य स्थान में चला जाता है। इस प्रकार के देशांतरण को स्थायी देशांतरण कहते हैं और इसे अन्य प्रकार की गतियों जिसमें आवास का स्थायी परिवर्तन नहीं होता उससे अलग रखा जाना चाहिए। एवरेस्ट ली इसे विस्तृत रूप से स्थायी या अस्थायी आवास परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। इसेन टायर्स के अनुसार देशांतरण इंगित करता है कि व्यक्ति या समूह के एक समाज से दूसरे समाज में भौतिक संक्रमण को, यह जो संक्रमण है ये सामान्य रूप से एक सामाजिक परिवेश का परित्याग करके दूसरे को ग्रहण करने की प्रक्रिया को समाहित करता है। इसी तरह से मंगलम कहते हैं, मंगलम के अनुसार लोगों के एक समूह द्वारा
जिन्हें देशांतरित कहा जाता है, एक भौगोलिक स्थान से दूसरे में स्थायी रूप में जाने को कहते हैं। यह देशांतरितों के निर्णयों के द्वारा गतिमान होता है। इसी प्रकार से मेहता ने कहा है कि मेहता ने राजस्थान के अपने अध्ययन में देशांतरण को गति की क्रिया या स्थानिक गत्यात्मकता के रूप में चित्रित किया है। संक्षेप में, जब कोई व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़कर शहरी क्षेत्रों में आता है, कोई रोजगार शुरू कर देता है अथवा वहां पर रहने लग जाता है, तो वह देशांतरण या प्रवसन के रूप में ही जाना जाता है। भारतीय समाज पर प्रवसन, प्रवास या देशांतरण का क्या प्रभाव है? भारत में देशांतरण से संबंधित जो सूचना है वो समग्र रूप से इसके विभिन्न भागों के लिए जनगणना से प्राप्त की जाती है। जब जनगणना होती है तो पता चलता है कि भाई देशांतरण जो हुआ है कितने लोगों ने किया है। भारत में देशांतरित लोग हैं वो 4 देशांतरण धाराओं जैसे ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण आदि में विभक्त किया है। 1961 में ग्रामीण से ग्रामीण देशांतरण मुख्य देशांतरण धारा रही है। समय के साथ ग्रामीण से शहरी और शहरी से शहरी देशांतरण में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो ग्रामीण से ग्रामीण देशांतरण है उसमें जो स्त्री होती है ना उनका अनुपात ज़्यादा है, जबकि अन्य 3 धाराएं उनमें पुरुषों का अनुपात ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या है, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ये माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी शादी उस गांव के बजाय दूसरे गांव में की जाती है, तो इस वजह से महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव में रहने के लिए चली जाती हैं अपनी शादी के बाद, क्योंकि औरतों का आवास उनके विवाह के बाद परिवर्तित हो जाता है और नया स्थान पड़ोस के गांव, जिले, शहर में हो सकता है। समय समय पर शोधकर्ताओं ने स्थान, काल, आयतन और दिशा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के देशांतरण सुझाए हैं। स्थान के आधार पर आंतरिक देशांतरण या प्रवसन की मुख्य रूप से 4 धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण यानी गांव से गांव में दूसरे गांव में चले जाते हैं लोग। एक गांव से शहर में चले जाते हैं तो उसे ग्रामीण से शहरी कहा जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में जाने को शहरी से शहरी देशांतरण और शहर से गांव में आ जाने को शहरी से ग्रामीण देशांतरण कहा जाता है। इन देशांतरण धाराओं का सापेक्षिक आकार और महत्व अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। कतिपय देशों में ग्रामीण से ग्रामीण देशांतरण ही मुख्य देशांतरण होता है, जबकि दूसरे स्थान पर ग्रामीण से शहरी है और अन्य जगह पर देशांतरितों का सबसे बड़ा अनुपात शहर से शहरी पाया जाता है। भारत में 1961, 71, 91 और 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें ग्रामीण से ग्रामीण देशांतरण ही मुख्य धारा रही थी। तथापि समय के साथ परिवर्तन के साथ ग्रामीण से शहरी देशांतरण के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और ये वृद्धि 1960 के दशक के जगह 70, 80 और 90 के दशक में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मुख्य देशांतरण ग्रामीण से ग्रामीण फिर भी रहा था। गांव से शहर की ओर जो देशांतरण हुआ इसमें अन्य सभी धाराओं में पुरुषों का वर्चस्व रहा है और ग्रामीण से शहरी धाराओं में पुरुष के वर्चस्व का कारण क्या था? अन्य भागों का कृषि क्षेत्र में विकसित होना शायद हो सकता है, ये एक कारण। खास राज्य और नगरों में उद्योगों का विकास ग्रामीण से शहरी प्रवसन और दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन में मुख्य रूप से महिलाओं का वर्चस्व रहा। स्त्री देशांतरण मुख्य रूप से विवाह के क्रम में हुआ है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज अथवा प्रथा के अनुसार दुल्हन दूसरे गांव से लाई जाती है, अर्थात ग्रामीण बहिर्विवाह प्रथा वहां पर प्रचलित है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुसार 46% से अधिक शहरी क्षेत्रों में देशांतरण भी विवाह के कारण होता है। प्रथम संतानोत्पत्ति के लिए दुल्हन का अपने माता पिता के घर पे जाने की प्रथा है, वो भी आंतरिक प्रवसन का मुख्य कारण होता है। समय पर आधारित वर्गीकरण ने देशांतरण को लंबी अभिसीमा देशांतरण और छोटी अभिसीमा देशांतरण या फिर उसे मौसमी देशांतरण के रूप में कहा जा सकता है। जब कोई लंबे समय के लिए कहीं जाता है तो इसे लंबी अभिसीमा देशांतरण कहा जाता है, यानी जब एक प्रदेश से दूसरे में जनसंख्या का स्थायी विस्थापन होता है तो इसे स्थायी देशांतरण कहा जाता है। परंतु जब लोग अस्थायी कार्य केंद्र पर कुछ महीनों के लिए जाते हैं और रहते हैं तो इसे आवधिक या फिर मौसमी देशांतरण कहा जाता है। जैसे कि जो व्यस्त कृषि मौसम होता है ना, एक जगह जैसे बहुत अच्छी कृषि होती है तो जब कृषि का काम शुरू होता है तो वहाँ पे श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और आसपास के लोग मौसमी कार्य यानी कृषि के कार्य करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक या बलपूर्वक कुशलता उच्चारण यानी जवान कुशल लोगों का भी देशांतरण होता है। शरणार्थी और विस्थापितों का देशांतरण भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण भारत में नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ बताइए।
समाजशास्त्र में नगरीकरण शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट जीवन शैली को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो कि नगरों में विशाल, सघन व पंचरंगी आबादी के कारण जन्म लेती है। यह जीवन शैली गांव में रहने वाले लोगों की जीवन क्रियाओं से अलग होती है। नगरीय जीवन शैली कैसी होती है? यह प्रस्थापित करता है कि एक शहर अपेक्षाकृत विशाल, सघन व सामाजिक तौर पर पंचरंगी लोगों की आबादी के कारण नगरवासियों से विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध व व्यवहार के प्रारूपों को जन्म देता है। शहर का प्रभाव शहर की भौगोलिक सीमाओं से व्यापक होता है, अतः शहर अपने आसपास के जो गांव हैं व दूर दूर के समुदाय उनको अपनी परिधि के अंदर खींच लेता है। प्राथमिक व द्वितीय नगरीकरण भी होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड एवं मिल्टन सिंगर ने नगर विकास व नगरीकरण के एक स्तर पर होने वाले प्रभावों के संदर्भ में नगरों की भूमिका समझाते समय नगर को सांस्कृतिक नवप्रयोग, सांस्कृतिक प्रसार व प्रकृति के एक केंद्र की तरह परिभाषित किया है। प्राथमिक नगरीकरण है कि प्राथमिक नगरीकरण के अंतर्गत प्राथमिक प्रवाह के राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, बौद्धिक व कलात्मक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ परंपराओं की प्रजालिकाओं से संकलित करते हैं। द्वितीय नगरीकरण की जो प्रक्रिया है शहर के औद्योगिक काल में क्रियाशील होती है और पंचरंगी विकास इसका एक गुण होता है। इस प्रकार से द्वितीयक नगरीकरण के प्रभाव विघटनकारी होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन। नगरीकरण के कारण सामुदायिक जीवन के संबंध अव्यक्तिक, औपचारिक व ध्येय केंद्रित, संविदात्मक व अल्पजीवी होने लगते हैं। नगरीकरण की गति के साथ साथ कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं के रूपांतरण को भी वेग मिलने लग जाता है। जो जो नगरीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होती है त्यों तो द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए लोगों का अनुपात भी बढ़ता जाता है। साथ ही साथ श्रम विभाजन, श्रम का विशेषीकरण भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा नगरीकरण की प्रक्रिया परंपरागत संस्थाओं और सामाजिक नियंत्रण की परंपरागत संस्थाओं के सहित व्यवहारिक रूप से प्रतिमानों को तोड़ती है। यह एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती है जिससे निरंतरता एवं परिवर्तन का सह अस्तित्व होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के दृष्टिकोणों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, आरंभिक दृष्टिकोण और समकालीन दृष्टिकोण। आरंभिक दृष्टिकोण में आता है कि ऐतिहासिक अर्थ में 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जब राज्य व शासकीय अभिजन का प्रमुख संबंध कानून व व्यवस्था से था तो मुख्य सामाजिक समस्या के रूप में अपराध की ही गणना होती है। एक समस्या के रूप में अपराध ने पूर्वकालीन सामाजिक विचारकों का ध्यान आकर्षित किया है। उस समय के अनेक अभ्यास या तो विश्वासों व अंधविश्वासों के रूप में थे या अकाल, महामारी व अपराध की समस्याओं के गंभीर तथा व्यवस्थित अर्थ समझने से संबंधित हैं। समझने के उद्देश्य से उनका वर्गीकरण निम्नलिखित है: विश्वास, अंधविश्वास, शास्त्रीय दृष्टिकोण और भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण। आस्थाएं या फिर विश्वास व अंधविश्वास। मानव जीवन की आदिम अवस्था से आरंभ होकर आज तक मानव अकाल, दुर्बलता, महामारी, हिंसा, हत्या व अपराध का सामना करता रहा है। अनेक पूर्वकालीन समाजों में या समाज के कुछ भागों में आज भी इन समस्याओं को आत्माओं, प्रेतों, जादूगरनियों के प्रभाव का परिणाम माना जाता है। कार्य कारण संबंध के मध्य उचित समझ का न होना ऐसे विश्वासों का आधार है। भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण में बाद में कुछ आनुभाविक प्रत्यक्षवादी प्रयास किए गए जिसे अपराध की सामाजिक समस्या के रूप में व्याख्या की गई। सीजन लोम्ब्रोसो ने, जो इटली के निवासी थे, भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण या अपराध के सिद्धांतों के इटालियन संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध थे। चूंकि उन्होंने अपने कल्पित अभिग्रहों को आनुभाविक पद्धतियों से सत्यापित करने का प्रयास किया, इन्हें अपराध की व्याख्या का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधियों के कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक गुण होते हैं और अपराधियों के शारीरिक गुण सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। क्लासिकी दृष्टिकोण 18वीं शताब्दी से शुरू होकर अपराधों को अधिक सटीक रूप से समझने के प्रयास किए गए। सर्वप्रथम सीजर बिकारिया, जो इटली निवासी थे, जेरम बेंथम, जो एक अंग्रेज थे, इन दोनों ने सामाजिक समस्या के रूप में अपराध के कारणों की व्याख्या के गंभीर प्रयास किए। इनके निरूपण शास्त्रीय सिद्धांत या दृष्टिकोण के रूप में जाने जाते हैं।
इस सिद्धांत में सुखवाद या मानव में सुख की खोज की पद्धति पर बल दिया था। सुखवादी जो दृष्टिकोण था उसकी स्वीकृति सामाजिक प्रतिमानों के उल्लंघन को अभिप्रेरित करती है। इसी के कारण क्या है, अपराध होते हैं। दूसरे शब्दों में कुछ लोगों को अपराध करने से सुख मिलता है, अर्थात अपराध करना उनके लिए उपयोगितावादी है। इसकी आलोचनात्मक जो ये दृष्टिकोण है इनकी आलोचनात्मक समीक्षा, इन दृष्टिकोणों की आलोचनात्मक समीक्षा इसी परिसीमाओं को दर्शाती है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला दृष्टिकोण है अंधविश्वास अज्ञानता पर आधारित था। बाद के दोनों दृष्टिकोण आज केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, वे अपराध के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं हैं। शास्त्रीय और जो भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण है वो व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है, व्यक्ति उनमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्यों पर दृष्टि डाली ही नहीं है। उसके बाद समकालीन दृष्टिकोण आता है। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज में यह बड़े पैमाने पर सामाजिक रूपांतरण हुआ था, जिसकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि गिरजाघरों, राजतंत्र, सामंतवाद की पकड़, अधिकारों में ह्रास हुआ। वह धर्मनिरपेक्ष, वैचारिक, लोकतंत्रीय राज्य व औद्योगिक क्रांति का भी उदय होने लगा। इस शताब्दी में जो समाज विज्ञान है उसके क्षेत्रों में दो सुस्पष्ट बौद्धिक प्रवृत्तियां दिखाई दी। पहली प्रवृत्ति में प्रमुख बल सामाजिक व्यवस्था की केंद्रिकता पर था, जिसके प्रमुख घटक थे पर्यवेक्षण, बंधुत्व, संशक्ति व एकीकरण। दूसरी प्रवृत्ति में सामाजिक गत्यात्मकता केंद्रीय विषय वस्तु थी, जिसके की घटक थे विरोधाभास और संघर्ष। इन दोनों बौद्धिक प्रवृत्तियों से प्रकार्यवादी व मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय संदर्भ में एक और दृष्टिकोण उभरा जिसे गांधीवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण समाज को एक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार समाज अंतःसंबंध भागों का एक समुच्चय है जो सब मिलकर एक समग्र रचना करते हैं। विश्लेषण की मूल इकाई समाज है तथा उसके विभिन्न भागों को उनके समग्र के संबंध में समझा जाता है। इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार व धर्म का प्रकार्यवादियों द्वारा विश्लेषण सामाजिक प्रणाली के एक भाग के रूप में होता है, ना कि पृथक इकाइयों के रूप में। इस प्रकार समाज के सभी भाग प्रकार्यात्मक हैं, यहाँ तक कि वे व्यवस्था कायम रखते हैं तो उनकी स्वस्थ उत्तरजीविता में योगदान भी देते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण दुष्क्रिया के प्रत्यय को किसी सामाजिक संस्था के प्रभावों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जो कि समाज के अनुरक्षण को कम करते हैं। दुष्क्रिया का प्रत्यय सामाजिक समस्याओं के आधुनिक अध्ययन में भी विशेष महत्व रखता है। ये जो दृष्टिकोण है अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों से स्पष्ट होता है। इसके बाद इसका विकास इमाइल दुर्खिम ने किया था। टेलकेट, पार्सन्स व रॉबर्ट के मर्टन ने इसका परिष्कार भी किया था। पूर्वकालीन प्रकार्यवादियों ने जीव व मानव शरीर में सादृश्यता प्रदान की। जिस प्रकार एक जीव कुछ मूलभूत आवश्यकताएं रखता है जिसकी संतुष्टि उसकी उत्तरजीविता के लिए जरूरी होती है, उसी तरह समाज की भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति उसकी निरंतरता के लिए जरूरी होती है। पूर्वकालीन प्रकार्यवादियों का मुख्य बल निम्नलिखित बिंदुओं पर था। भागों तथा जो समग्र सारी चीजें उनके बीच संबंधों को अच्छी तरह बुना होना चाहिए। व्यवस्था का सरलतापूर्वक कार्य करना, व्यवस्था को कायम रखना, संशक्ति एवं सामाजिक बंधुत्व। इसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या है, कार्ल मार्क्स इस सरल अभिमत से आरंभ करता है कि जीवित रहने के लिए मानव को भोजन तथा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना जरूरी है। इस क्रिया में वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। सरल आखेट चरण से जटिल औद्योगिक चरण तक उत्पादन एक सामाजिक उद्यम होता है। प्रागैतिहासिक समाजों के अलावा सभी समाज आधारभूत विरोधाभास रखते हैं, जिनका अर्थ है कि वे अपने वर्तमान स्वरूप में जीवित ना रहेंगे। इन प्रतिवादों में निर्धन का शोषण धनी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि सामंती समाज में जमींदार कृषि जो दास होते हैं उनका शोषण करते हैं, पूंजीवादी समाज में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो ये दोनों वर्गों के बीच हितों का मूलभूत संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि एक दूसरे की लागत पर लाभ उठाता है। एक वर्ग क्या दूसरे की लागत पर लाभ उठाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था अनेकों सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है, जैसे मानव का मानव के द्वारा शोषण, असमानता, गरीबी, अपने द्वारा उत्पादित वस्तु से श्रमिकों का अलगाव, अपमानविकीकरण। नेक्स्ट आता है गांधीवादी दृष्टिकोण। इसे ढंग से समझने के लिए उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य व तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक विषयों में स्पष्ट भेद करना आवश्यक है। जहां तक कि उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य का संबंध है, गांधी जी एक नैतिक व्यवस्था की रचना चाहते थे।
जो सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, स्वराज्य, शक्ति व अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, सादगी एवं निश्चित शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अन्याय का प्रतिरोध, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, उसके ऊपर आधारित हो। गांधी जी के युग में भारतीय समाज के सामने अनेक सामाजिक समस्याएं थी। इनमें से कुछ बड़ी व कुछ छोटे पैमाने की थी, जैसे कि स्त्रियों की निम्न स्थिति, अस्पृश्यता, निर्धनता, निरक्षरता, उपनिवेशी शिक्षा, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं दैनिक राजनीतिक समस्याएं। जब गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक पटल पर एक राजनीतिक व सामाजिक विचारक के रूप में प्रकट हुए तो वह इनकी गंभीरता से परिचित थे। तो ये सारे सामाजिक समस्याओं के दृष्टिकोण हो गए जो कि हमने इसमें देखे हैं। यहाँ पे सारे प्रश्न के आंसर मैंने करवा दिए हैं। जो 4 प्रश्न है इनके आंसर करवाए हैं। जो तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये थोड़ा सा इसमें छोटा है, तो आप इसके बारे में नगरीकरण से होने वाले दुष्प्रभाव भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आपका प्रश्न बड़ा हो जाएगा। और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। नगरीकरण के दुष्प्रभाव या नगरीकरण के जो प्रभाव होते हैं समाज पर क्या पड़ते हैं, वो आप देख के इसको बड़ा कर सकते हो। बचे हुए प्रश्न के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर के बाद अपलोड करूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन